ना ही देश हित में। बढ़ते आगे, वो कहता है ना कि सियासत को लहू पीने की लत है, वरना सभी में मोहब्बत है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर नहीं थम रहा। चुनाव में भी 6 महीने हैं, लेकिन लग रहा कि बंगाल में रक्तपात थमेगा नहीं। मैं तो कहता हूं कि ऐसी राजनीति को कूड़ेदान में डाल दो जो किसी की जान लेने पर आमादा हो। और मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं, ऐसी बौखलाहट क्यों है? हर बार तो चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार क्या है? क्या बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाहट है? क्या यही वजह है कि 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर केंद्र से भिड़ गई? ममता अपने इन तीनों चहेते अधिकारियों को बचाने में लग गई हैं। कहा कि केंद्र तानाशाही कर रहा है। इधर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी अपनी तैयारी पूरी कर रही है और इस तैयारी के आगे ममता दीदी और टीएमसी इस वक्त असहाय दिख रही है। इसलिए कुछ बयान दिए जा रहे हैं। ममता से खुद की पार्टी तो संभल नहीं रही, बंगाल संभालने की बात हो रही है। एक एक करके उनके सारे चहेते नेता छिटक रहे हैं और ममता को डर है कि कहीं सत्ता भी उनके हाथ से न चली जाए, इसलिए ममता बिदक गई। मैं पूछता हूं कि दीदी, आपके नेता ही जब आपसे दूर हो रहे हैं तो आप किस तरह बंगाल की जनता से वोट मांगेंगी? आपका गढ़ आपके सामने ठहरा है, हो सकता है एक दिन मिट्टी में भी मिले। क्यों नहीं स्वस्थ लड़ाई होती है? ये रक्त रंजित लड़ाई बंद करिए, वरना 6 महीने बाद जनता तो आपको माकूल जवाब दे ही देगी। चुनाव की बात आई तो ममता दीदी बौखलाई। काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटर का पद छोड़ दिए। कुनबा बिखरने की आहट, दीदी में तिलमिलाहट। कहीं न कहीं असली चेहरा अब सामने आ रहा है। अब उनके साथ एक साथ रहना मेरे लिए संभव है। तबादले पर केंद्र से तनातनी। बंगाल में केंद्र वर्सेस ममता। पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष का नारा लगाने वाली ममता दीदी के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक रही है। एक एक कर नेता तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर जा रहे हैं। एक दिन पहले ही ममता के दाएं हाथ और बेहद करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने उनसे किनारा किया था और उनके छोड़ते ही 4 और नेताओं ने भी दीदी से विदाई ले ली। इस बीच बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बंगाल पहुंचने वाले हैं। 2 दिन बाद अमित शाह बंगाल पहुंचेंगे और टूटती टीएमसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि बंगाल में ममता दीदी और टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज आसनसोल से टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा था। काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटर का पद छोड़ दिए थे आज। उसके 1 घंटे के अंदर पांडेसर में मेरा जो एमएलए का कार्यालय है, वहाँ तोड़फोड़ किया गया। वो कोई पार्टी ऑफिस नहीं था, एमएलए का कार्यालय था। कलकत्ता के निर्देश पर वहाँ तोड़फोड़ किया गया, उसको वहाँ का सब सामान ले लिया गया, वहाँ कब्जा कर लिया गया। तो ये कलकत्ता के निर्देश पर ही हो रहा है। कहीं न कहीं असली चेहरा अब सामने आ रहा है। अब उनके साथ एक साथ रहना मेरे लिए संभव है। टीएमसी और ममता दीदी की बौखलाहट तो उसी दिन सामने आ गई थी जब टीएमसी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला किया था। हमले में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय बाल बाल बचे थे। हमले की शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी, जिसके बाद बीजेपी नेताओं से उपचुनाव आयुक्त ने बैठक भी की। इस दौरान चुनाव आयोग ने राज्य में कानून व्यवस्था के हालात पर समीक्षा की। चुनाव आयोग ने सभी दलों के साथ बैठक कर हालात पर चर्चा की। इससे पहले
चुनाव आयोग ने राज्य के अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। इलेक्शन कमीशन का दुर्भाग्य है, उनके अपना कोई आदमी नहीं है। उन्होंने जो आदमी लोग को डिप्यूट करते हैं, इलेक्शन कमीशन का पिछले 10 साल में ऐसा कोई पुराने रिकॉर्ड नहीं है जो इलेक्शन कमीशन के डिप्यूटेड आदमी को गलत काम करने के लिए उनको कोई सजा मिला है। अभी तक मैंने पूछे थे कि आप बताइए, उन्होंने बोला अभी केस चल रहा है। बीजेपी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे नेताओं के लिए ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया और कहा कि ये सब कुछ ममता के तानाशाही रवैये की वजह से हो रहा है। 2-3 मंत्री तो अभी हैं ऐसे कि जो कि बहुत नाराज हैं, 4 सांसद हैं जो बहुत नाराज हैं और कम से कम 20 से 22 विधायक ऐसे हैं जो सरकार के पूरे व्यवस्था से, संगठन की व्यवस्था से बहुत नाराज हैं। अब ये नहीं कहता कि वो बीजेपी में आएंगे, पर टीएमसी से नाराज मैं जरूर रहता हूँ कि जो लोग बचे हुए हैं पार्टी में वो भी सोच रहे हैं कि कब तक वहां रहा जाए। और राजनीति में इस प्रकार असम्मान और कभी नहीं देखा लोगों ने। एक कर्मचारी के रूप में ट्रीट करते हैं। उनकी पार्टी में ना तो लोकतंत्र है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई विधान है और एक व्यक्ति का नाम पर चलता है। यहाँ अपने लोकतंत्र में इस प्रकार व्यवस्था को कोई स्वीकार नहीं करता है। टीएमसी की टूट देखकर बंगाल में बीजेपी को अब बदलाव की उम्मीद जगी है। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार ममता से बंगाल की जनता का मोह भंग होगा, इसीलिए बीजेपी ने बंगाल फतह का पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी की ये जोर आजमाइश देखकर तृणमूल कांग्रेस का बौखलाना लाजमी है, मगर जीत की चाह में बंगाल को रक्त रंजित करना किसी भी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। मगर तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने पर आमादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2021 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता का जो कुनबा है वो बिखरता जा रहा है। हालात यह है कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी में भगदड़ मच गई है और पार्टी से बगावत करने वालों की जो लिस्ट है वो लंबी हो रही है। ममता का कुनबा बिखर रहा है एक तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में कमल खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और बंगाल की कुर्सी की लड़ाई में केंद्र और ममता सरकार में टकराव बढ़ता जा रहा है। चुनाव से पहले ममता के कई खासम खास वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के मिशन बंगाल ने दीदी की मुश्किलें बढ़ा रखी है और ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही शुभेंदु अधिकारी ने कल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। कहा जा रहा है कि अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान शुभेंदु बीजेपी का दामन थाम लेंगे। शुभेंदु अधिकारी ममता के राइट हैंड माने जाते थे और ममता कैबिनेट में उनके पास 3 विभाग थे। बंगाल में कई सीटों पर वो प्रभाव रखते हैं और उन्होंने राज्यपाल धनखड़ को भी एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने झूठे मामले में फंसाए जाने की आशंका जाहिर की है। मेरे कहने का मतलब है कि मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता दीदी आजकल कितनी बदल गई हैं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ममता के सबसे ताकतवर मंत्री चुनाव से पहले मंत्री पद छोड़ देते हैं, फिर विधायक पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग करते हैं। दरअसल ममता सत्ता के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब लगाकर चुनाव जीतने की फिराक में, और शुभेंदु के इस्तीफे पर ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी एक बरगद के पेड़ की तरह है, 1-2 लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ममता दीदी ऐसे 1-2 लोग नहीं हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद वर्धमान के टीएमसी सांसद सुनील मंडल ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया और पश्चिम वर्धमान में टीएमसी की कमान संभालते थे विधायक जितेंद्र तिवारी, उन्होंने भी पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। उनकी ममता से मुलाकात भी होनी थी लेकिन इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कूच बिहार विधानसभा से आने वाले मेहर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वो प्रशांत किशोर की रणनीतियों से खफा थे और मेहर कई साल से ममता बनर्जी के साथ थे। ममता के कई विधायकों ने खुलकर प्रशांत किशोर के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े किए और कहा जा रहा है कि अमित शाह के दौरान, उनके दौरे के दौरान
टीएमसी के कई नेता बीजेपी का दामन थाम लेंगे। फिर बड़ा सवाल यह है, क्या इन नेताओं को बीजेपी के सत्ता में आने की आहट सुनाई दे रही है या फिर ममता के काम करने के तरीके से ये नाराज है? उन्होंने ममता की तानाशाही वाले स्टाइल से तौबा करने का मन बना लिया है। इधर केंद्र सरकार और ममता में टकराव बढ़ रहा है। बंगाल के 3 आईपीएस अफसरों पर गाज गिरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले में हमले के मामले में गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की। सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 आईपीएस अफसर केंद्र में तैनात किए गए। भोलानाथ पांडे को बीपीआरडी में एसपी बनाया गया, प्रवीण त्रिपाठी को एसएसपी में डीआईजी और राजीव मिश्रा को आईटीबीपी में आईजी बनाया गया। लेकिन केंद्र के इस एक्शन से ममता बौखला गई हैं। ममता ने केंद्र सरकार पर शक्तियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर हमले को पहले सियासी नाटक बताया और अब राजनीति। फिर एक सवाल है कि आखिर क्या चाहती हैं ममता बनर्जी? किसी राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष पर दिन दहाड़े पथराव हो, चंद मुट्ठी भर लोग कानून व्यवस्था का माखौल उड़ाएं और केंद्रीय गृह मंत्रालय चुपचाप देखे ताकि पथराव से भी बात आगे निकले? केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बात को भी जानने का क्या अधिकार नहीं है कि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? और क्या आप चाहती हैं कि आपके राजनीतिक विरोधियों पर जानलेवा हमले होते रहें, गृह मंत्रालय सब देखता रहे? अगर ऐसी कोई मंशा है आपकी, तो फिर आपके करीबी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के समन पर सवाल क्यों उठाए थे? क्या आप इस बात से भी इनकार कर देंगी कि भोलानाथ पांडे, राजीव मिश्रा, प्रवीण त्रिपाठी इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाने में लापरवाही नहीं बरती? नड्डा के काफिले पर हमले के दौरान ये तीनों अधिकारी ड्यूटी पर थे और अगर जेपी नड्डा के काफिले के रास्ते और कार्यक्रम की जगह पर 4 एडिशनल एसपी, 8 डिप्टी एसपी, दूसरे अफसर तैनात थे, तो फिर हमला कैसे हुआ? दरअसल ममता बनर्जी ने आने वाले चुनाव को वर्चस्व की लड़ाई बना लिया है और किसी भी हालत में ममता अपना वर्चस्व कायम करना चाहती हैं। वो चाहती हैं किसी भी हालत में बीजेपी अपनी जगह बंगाल में ना बनाने पाए, चाहे इसके लिए संविधान और नियम कानूनों की धज्जियां क्यों ना उड़े, राज्यपाल को बार बार संवैधानिक मर्यादा क्यों ना याद दिलानी पड़े। और ममता बनर्जी इस कद्र बौखलाई हुई है कि बंगाल की लड़ाई बम, गोला बारूद से होते हुए गाली तक पहुंची है। 2 दिन पहले रैली के दौरान बीजेपी के नेताओं को चोर लुटेरा तक कहा था और बीजेपी के राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसती दीदी अब बदजुबानी पर उतरी हैं। लेकिन इससे बीजेपी की तैयारी पर असर नहीं पड़ा है। बीजेपी ममता की मजबूत घेराबंदी करने में जुटी है और नड्डा ने ममता और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ में प्रचार कर अपने मंसूबे भी साफ किए। बीजेपी अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर इस बार ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और इसके लिए शाह ने चक्रव्यूह तैयार कर रखा है। 19 और 20 दिसंबर को अमित शाह के दौरे में इसकी झलक भी दिखी, क्योंकि आने वाले वक्त में यह झलक आएगी। शाह के साथ ही ममता के गढ़ में बीजेपी के कई महारथी उतरेंगे और बीजेपी ने अपने अभियान में तेजी भी लाई। केंद्रीय मंत्रियों, एक उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय और नेताओं को तैनात किया है। उन्हें 6 से 7 संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी। नड्डा और शाह के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बालियान, प्रहलाद पटेल, अर्जुन मुंडा, मनसुख भाई मांडविया अगले कुछ दिनों में दौरा करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मध्य प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई और शाह 19 दिसंबर को सभी नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे। यानी आने वाले दिनों में बंगाल की जो लड़ाई और तेज होगी। जा रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।